हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई और नीट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरली प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स लेने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का ब्यूटीफुल सा टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज एक स्ट्राइक होती है, क्या कोई भी लाइट रे जो है किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करके, हिट करके, अगर सेम मीडियम में वापस चली जाए तो उस ब्यूटीफुल से फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत बार आप लेक्चर्स में भी ऐसा होता होगा, हमारी कोई कोई बात आपके सिर पे हिट करती है और रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। ये सुनो, तो हमारे नॉलेज को रिफ्लेक्ट नहीं करना है दोस्तों, उसको एब्जॉर्ब करना है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है, कोई भी लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करके अगर सेम मीडियम में वापस से रिटर्न हो जाए, दैट ब्यूटीफुल फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रही इंसिडेंट रे। 1 मिनट, या दैट इज द इंसिडेंट रे। ये रही इंसिडेंट रे और ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे माय डियर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हिट करके अगेन सेम मीडियम में वापस से क्या कर गई है? रिफ्लेक्ट कर गई है। क्लियर है? तो अब रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ पॉइंट्स जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, दिस रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्यों रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है? बिकॉज सेम मीडियम में है दोस्त। जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, आप स्ट्राइक करके अगेन सेम मीडियम में रिटर्न हो रहे हो, तो मीडियम में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। एंड वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वेव, अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है जी। अगेन ये दिमाग में बैठ गया कि वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं। अब और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या? तो हमें वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला पता है, दैट इज v इक्वल टू एन लैम्बडा। आई होप ये सब लोगों ने हमने सुना होगा, है ना? वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एन लैम्बडा, वेयर v इज द वेलोसिटी, n इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ। दोस्त, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी हमेशा डिपेंड करती है किस पे? सोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी? सोर्स पे। तो वी नो दैट कि इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, दोनों का सोर्स तो सेम ही है। तो सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा नहीं। तो नाउ, तो वेवलेंथ डिपेंड किस पे कर रही है? वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ नहीं है तो वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो वी कैन सी दैट रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे की वेलोसिटी भी सेम रहती है, वेवलेंथ भी सेम रहती है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। सिर्फ जो वेरिएशन आता है, चेंजेस आते हैं, वो किस में आते हैं? इंटेंसिटी में। और इंटेंसिटी मोस्टली डिक्रीज होती है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे सरफेस पे हिट करती है वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, रिफ्रैक्ट भी कर सकती है, क्लियर, एंड ट्रांसमिट भी कर सकती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर सकती है। क्लियर है? तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो सकती है, बट वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगी। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहला लॉ है जो रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ है, बड़ा इजी सा लॉ है, एंड दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख पा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। माय डियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बन रहा है? नॉर्मल के साथ बन रहा है। ये नॉर्मल क्या है? ये जिस सरफेस पे लाइट रे हिट किया है, स्ट्राइक किया है, उस सरफेस पे, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। उस सरफेस से हमने उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसी परपेंडिकुलर को हमने बोला है नॉर्मल। तो ये जो दोनों ही एंगल है, चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, चाहे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, दोनों एंगल किसके साथ बनेंगे दोस्तों? हमेशा नॉर्मल के साथ बनाना है।
जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का पहला ही रूल ये है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और ये दोनों ही एंगल, ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ने किसके साथ बनाया है दोस्तों? नॉर्मल के साथ बनाया है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तीनों ही सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों ये क्या हो रहा है, मान लेते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझना है। अगर मानते हैं कि ये सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, राइट? सरफेस पे हिट किया है, ये इंसिडेंट रे हिट करके अगेन ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, ये रही नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपको नहीं लग रहा है ये एक सेम प्लेन पे है? ये एक सेम प्लेन पे, ये ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ एंड ये नॉर्मल, तीनों ही इस सेम प्लेन पे है। आपकी स्क्रीन का जो प्लेन दिखाई दे रहा है उसी प्लेन पे है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल जाता है। वी कैन से दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करने वाले हैं। और फर्स्ट लॉ जो वो बोलता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। क्लियर हो गए हैं रिफ्लेक्शन के दोनों ही लॉ? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज द प्लेन मिरर। दोस्तों प्लेन मिरर की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो इसका एग्जाम्पल आता है, हम सब लोगों के घर पे है। हम सब लोग जिस मिरर में देख के अपने बालों को बनाते हैं, अपने बोलते हैं कि हमारे जो सुंदरता है उसको देखते हैं कि अरे यार आज तो मैं बिल्कुल एकदम तोड़फोड़ लग रहा हूँ। तो जिस मिरर में हम देखते हैं दोस्तों, वो दैट मिरर इज द प्लेन मिरर। आप हमेशा जब उस मिरर के सरफेस को देखेंगे, दैट सरफेस हमेशा आपको प्लेन मिलने वाला है, राइट? तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसपे लाइट रे इंसिडेंट करती है ना, वो सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। और जैसा कि हमें पता है कि हम मिरर जो होता है उसका एक साइड हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड रहता है एंड दूसरा साइड जो है, 1 मिनट, दूसरा साइड जो है हमेशा पॉलिश्ड रहता है ना? मिरर में एक साइड हमेशा रिफ्लेक्टिंग रहेगा एंड दूसरा साइड हमेशा क्या रहेगा माय डियर? पॉलिश्ड साइड रहने वाला है। बिकॉज मिरर है ना, ताकि वहां से रिफ्लेक्शन ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हम दूसरे साइड को क्या कर देते हैं? पॉलिश्ड कर देते हैं, ताकि हम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकें। क्लियर हो गया है? तो प्लेन मिरर में हमेशा याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा क्या रहने वाला है? प्लेन रहने वाला है। क्लियर? चलिए जी दोस्तों, अब हम प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनने वाली है वो कैसी इमेज बनेगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान से समझते हैं। जनरली मैं आपको अगर सिंपल पॉइंट वे में समझाऊं तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, और पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रेस जा रही है वो कौन सी रेस होगी? इंसिडेंट रे, बरोबर? और ये इंसिडेंट रे किस पे हिट कर रही है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये प्लेन मिरर दिख रहा है हमें, इस प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंट रे हिट कर रही है, स्ट्राइक करके हिट करके अगेन ये सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई है। क्लियर है? यहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है। अगर हमें इमेज चाहिए तो हमें कहाँ से मिलने वाली है? रिफ्लेक्टेड रे से। या तो रिफ्लेक्टेड रे खुद कोइंसाइड हो जाए, खुद मीट करे एक दूसरे से, दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर मीट कर जाए तो हमें वहां इमेज मिल जाएगी। अगर मान लो रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है तो हमने उनको क्या किया, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इन रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, और यहाँ पर वो एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक किसी पॉइंट पे हमें मिलते हुए दिखाई दे रही है, और उसी पॉइंट पे हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। तो आपको इमेज हमेशा कब दिखाई देगी? जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो आपको रियल इमेज दिखेगी। और अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट, मतलब हमने उन रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके किसी पॉइंट पे मीट करवाया है और वहां अगर हमें इमेज दिखती है तो वो जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जनरली हमें प्लेन मिरर से कौन सी इमेजेस मिलती है? वर्चुअल इमेजेस मिलती है। अब दोनों ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, और दोनों की ही रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मीट करवाया था, तो वहां पर दोनों में हमें उनकी वर्चुअल इमेजेस मिली। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने भी नोटिस किया होगा
कि जब आप मिरर में, प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो अगर आप सीधे खड़े हैं तो आप सीधे ही दिखाई देंगे, मतलब इमेज हमेशा इरेक्ट बनने वाली है, इन्वर्ट नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी। अगर ये पैन ऐसा रखा है तो ये पैन ऐसा ही इरेक्ट ही दिखाई देगा। बस मिरर में क्या होने वाला है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन में क्या होने वाला है कि अगर आप इस तरह से खड़े हैं तो ये जो हमारा लेफ्ट पॉकेट जो है वो उधर राइट साइड में दिखाई देगा, राइट पॉकेट जो है लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। डेट्स इट, क्लियर है। तो इरेक्ट इमेज बनेगी, बहुत बढ़िया, सेम साइज की इमेज बनेगी, है ना। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज रहने वाला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उतना ही इमेज का हाइट है। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी मिरर से रहेगी। मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से एक्स ही रहेगा। जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हैं उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी मिरर से बनने वाली है। आई होप यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है, आप विजुअलाइज भी कर पा रहे होंगे। अब मन में एक क्वेश्चन आता है, सर आपने यहाँ पे तो वर्चुअल इमेजेस के बारे में बताया, क्या कोई पॉसिबिलिटी है जब रियल इमेज बने? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर कोई कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आ रही हो, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये रही कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, दिख रहा है सबको, और ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हिट करके, स्ट्राइक करके इस प्लेन मिरर पे जब रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। बहुत बढ़िया। बट हमें यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने क्या किया कि ये जो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हैं उनको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, प्लेन मिरर के आगे एक्सटेंड किया, और ये इंसिडेंट रे अब हमें अपियर टू मीट हो रही है। देखो आपको ये दिखाई दे रही है मीट होते हुए। तो ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे को जब हमने मीट करवाया तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा मिला? जब हमने हमारे इंसिडेंट रेस को एक्सटेंड करके मीट करवाया है ना। हमने ये दिस अपियर्स टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बट दिस अपियर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज मिलेगी, जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज मिलेगी। आई होप सबको क्लियर हो गया है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल आपको करवाना चाहूंगा। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला था कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है प्लेन मिरर में उतना ही इमेज डिस्टेंस रहता है, और उसमें एक पॉइंट और हमें याद रखना है, जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के मिरर से वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द मिरर मेजर करना है। मतलब इस केस में हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, लोकेशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो अब ये तो क्लैरिटी है कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से आपको कैसे मेजर करनी है? परपेंडिकुलर टू दी मिरर। तो ये रहा आपका मिरर, यहाँ से परपेंडिकुलरली गए यहाँ पे। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, है ना, ये हमारी अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी यहाँ पे होगी। तो ये डिस्टेंस तो बिल्कुल इजी है, आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल पाएंगे। ये आपका हाइपोटेनियस है, ये एंगल दिया हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो दिस इज 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, दिस इज 1 मीटर। तो हमें ये समझ में आया है मिरर में इसकी इमेज भी कहाँ फ्रेम होने वाली है अब? एग्जैक्ट मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ये दीजिए, ये 1 मीटर आ गए, यहाँ आपकी इमेज फ्रेम होगी। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? वर्चुअल इमेज मिल रही है, दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वर्चुअल इमेज। क्लियर है। और यहाँ पे ये फॉर्म होने वाला है। कोई डाउट है किसी को? आई होप सबको क्लैरिटी आ रही है। बच्चों कोई भी डाउट हो, कोई भी दर्द हो, आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिख दीजिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा अगला जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, हेडिंग दिख गई होगी, डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कितना डेविएट हो रही है। माय डियर, यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये रही आपकी इंसिडेंट रे, बरोबर। ये इंसिडेंट रहे, एक्चुअल पाथ इसका ये था, बरोबर। एक्चुअल पाथ ये रहा, लेकिन प्लेन मिरर पे जब ये हिट करती है
तो इसके पाथ में हमें इतना डेविएशन मिला। देखिए ये पाथ ऐसे जा रही थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, बट डायरेक्शन तो एक्चुअली में ऐसे जा रही थी। तो ये जो डेविएशन मिला है ना, बिकॉज ऑफ द प्लेन मिरर, दिस डेविएशन इज नॉन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो रहा है? तो एंगल ऑफ डेविएशन जो एक्चुअल इसके इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है ना, वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे कितने एंगल से डेविएट हुई है, दैट इज नॉन एज द डेविएशन। और ये डेविएशन किसकी वजह से आया है? प्लेन मिरर की वजह से। तो हमें अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा कि एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। याद रहे, जहां ऐसे नहीं आपको वो डायरेक्शन देखना है, ऐसा नहीं कि सर ये रहा डेविएशन, नहीं, ये नहीं होने वाला है दोस्तों, ये दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है। और यहां से इसके पाथ में क्या आया है? डेविएशन आया है बिकॉज ऑफ दी प्लेन मिरर, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया है सब कुछ? जैसे अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, लाइट ये अगर इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, ये हिट करती है और इस तरह से आ रही है, तो आपको जब डायरेक्शन, आपको जब एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना है, तो ये रहा, इसका एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे लेनी है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो उसके डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को, और उस एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे से आप रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को मेजर करना है। एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हमें मेजर करना है। दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप सबको एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर हो गया है। दिस इज योर एक्सटेंडेड, हमने प्लेन मिरर के आगे उसको एक्सटेंड किया है, ये उसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी, और बिकॉज ऑफ द प्लेन मिरर ये रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये जो डेविएशन मिला है, जहां ऐसे रहा था, ये ऐसे जा रही थी ये इंसिडेंट रे, और बिकॉज ऑफ प्लेन मिरर ये रिफ्लेक्ट हो गई इस बात, इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन में चेंज हुआ है ना, ये जो डेविएशन मिला है प्लेन मिरर से, यही हमें डेविएशन कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें वो थीटा, वो एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों आपको भी पता है कि ये एंगल जो है ये कितना होगा? 180। अगर 180 में से माय डियर हम ये एंगल आई प्लस आर, ये जो टोटल एंगल है दिस इज आई प्लस आर, इस एंगल को माइनस कर दे, तो क्या हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा? बिल्कुल राइट। आई होप क्लियर कर पा रहे, समझ पा रहे होंगे। दैट इज 180 माइनस आई प्लस आर, एंड वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो वी कैन से दैट आई प्लस आई, तो ये क्या बन जाएगा? 180 माइनस 2i, or we can say that 180 minus 2r, because as per law of reflection angle of incidence is equal to angle of reflection। तो यहाँ दोस्तों हमें एंगल ऑफ डेविएशन का एक बेहतरीन फॉर्मूला मिल चुका है, विच इज 180 माइनस 2i और 180 माइनस 2r। ये हमें याद रखना है। प्लेन मिरर में जब भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो, आप सीधा फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डेविएशन ड्यू टू दी वन प्लेन मिरर। क्लियर? चलो दोस्तों, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ टू मिरर। अब दो मिरर की वजह से डेविएशन कितना होगा? अभी तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो किसके लिए था? एक मिरर की वजह से कितना डेविएशन हो रहा था, और वो डेविएशन हमने बिंदास लिखा था कि 180 माइनस 2i और 180 माइनस 2r। बट अगर दो मिरर हो तो क्या सीन होगा, देखते हैं। तो ये रहा वो मिरर वन एंड मिरर टू। ठीक है, दिस इज द मिरर वन एंड दिस इज द मिरर टू, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? मान लेते हैं थीटा एंगल है। क्लियर? वैसे तो अब दोस्तों मैंने आपको सीधा डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला दे दिया है, एंड दैट इज फॉर्मूला इज 360 माइनस 2 थीटा। लेकिन कुछ हमारे प्यारे से बबूचक बच्चे बोलेंगे कि सर आपने फॉर्मूला दिया है, डिराइव करके बताओ। हमें तो वो डेरिवेशन समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होने वाला है दोस्तों, ये रही हमारे इंसिडेंट रे, पहले यहाँ हिट करती है, फिर वो हिट करके जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो मिरर टू पे हिट करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके ये जा रही है। बरोबर ना? अब हमें वो चेक करना है। ये देखिए, ये रहा हमारा नॉर्मल वन एंड दिस इज योर नॉर्मल टू। बड़े ध्यान से देखेंगे, इस एंगल को एक काम करते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये दूसरा एंगल है, ये भी क्या हो गया? अल्फा।
माय डियर ये एंगल कितना होगा आपके हिसाब से? अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो दिस एंगल शुड बी, ये एंगल कितना होना चाहिए? वी कैन से दैट ये जो एंगल हमें मिलेगा दैट इज 90 माइनस अल्फा, बरोबर है? इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस अल्फा। अब ये जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, ये जो हमारे इंसिडेंट रे है, अब बोल सकते हैं दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे जो इस मिरर 2 पे हिट कर रही है, उसको बोल देते हैं दैट इज बीटा। वी नो दैट जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो बीटा। तो माय डियर ये एंगल कितना होगा? दैट इज 90 माइनस बीटा। क्लैरिटी आ गई यहाँ तक, है ना? क्लियर हो गया है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ से हमने देख लिया। 90 प्लस 90 180, और ये 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा माय डियर? 0। तो दिस थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 180 माइनस 180, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से हमें थीटा मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या मिल गया थीटा हमें? अल्फा प्लस बीटा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ से हमें थीटा क्या मिल गया है? अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों अब हमें थीटा मिल चुका है। अब हमारा दूसरा टास्क आता है, हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये जो डेविएशन है ये फर्स्ट डेविएशन हुआ था इंसिडेंट रे का। दैट डेल वन इक्वल टू, हमें सीधा फॉर्मूला पता है, दैट इज 180 माइनस 2i, और यहाँ i कितना है? अल्फा, दैट इज 2 अल्फा। फिर ये रही हमारे इंसिडेंट रे जो मिरर 2 पे हिट हुआ। इसके अंदर कितना डेविएशन हुआ इसके पाथ में? ये रहा उसके पाथ में डेविएशन, दैट इज डेल 2। एंड दिस डेल 2 हमें सीधा फॉर्मूला पता है अगेन 180 माइनस 2i, और यहाँ i कितना है? बीटा। तो जो नेट डेविएशन हुआ है, टोटल डेविएशन हुआ है, वो कितना हुआ है? डेल 1 प्लस डेल 2। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो दिस इज योर 360 माइनस 2 थीटा। आई होप ये डेरिवेशन हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये रहा हमारा सीधा डेरिवेशन जो है हम याद रख सकते हैं, सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर दो मिरर दिया हुआ है और दोनों प्लेन मिरर के बीच का हमें एंगल दिया हुआ है, तो हम वो जो नेट डेविएशन है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 360 माइनस 2 थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन दी टू प्लेन मिरर। क्लियर हो गया है माय डियर? इस फॉर्मूले का यूज करके, है ना, हम मैं आपको यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स देने वाला हूँ। पहला पॉइंट तो आप लोग को दिख भी गया हो कि यहाँ इस फॉर्मूले में एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर सिंगल मिरर होता तो बिल्कुल एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता, लेकिन अगर दो मिरर है तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ना करके उन दोनों मिरर्स के बीच में कितना एंगल है ना, एंगल बिटवीन दिस टू मिरर्स, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया है यहाँ पे? तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा है कि M1 और M2 इन दोनों मिरर्स के बीच में कितना एंगल है। क्लियर दोस्तों? अगर ये एंगल 90 डिग्री होता, जैसा कि देख सकते हैं ये रहे दोनों मिरर, तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों मिरर के बीच में आप देख सकते हो अगर 90 रखते हैं तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिलता? 180 डिग्री। मतलब अगर ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, उसके बाद में ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मिली है, ये इस इंसिडेंट रे के क्या हो जाती? पैरेलल हो जाती। ये इस इंसिडेंट रे के क्या हो जाती? पैरेलल। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे दोनों ही पैरेलल होते। एक ये पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। आई होप ये सब लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये जो दोनों प्लेन मिरर है, लाइक अगर ये रहा मिरर 1 एंड मिरर 2, इनके बीच में एंगल कितना हो? 60 डिग्री हो। क्लियर? तो उस केस में क्या बोला गया है, देखिए उस केस में जो भी हमारे पास में, ध्यान से समझना यहाँ पे, है ना, इस केस में क्या बोला हुआ? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन मिरर, जिस मिरर पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, हिट कर रही है, दैट इज पैरेलल टू अदर। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। मतलब
यहां से ये जो रे आई है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये पैरेलल होगी मिरर वन के, ये मिरर वन ये रहा मिरर टू के, क्लियर है। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके जो रिफ्लेक्टेड रे गई है वो मिरर वन के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे मिरर वन के, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मिरर वन के पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे मिरर टू के पैरेलल होगी, जब M1 M2 के बीच में एंगल 60 डिग्री हो। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, इसको हमें डायग्राम के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू भी बताओ। तो मैं इसको जरूर एक क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूँ, आप इस नोट पॉइंट को याद रखें ताकि एग्जाम में हम उस कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। याद रखना है, अगर दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इंसिडेंट रे, उस इंसिडेंट रे जो है वन मिरर के पैरेलल होगी, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो अनदर, जो दूसरा फर्स्ट मिरर है जिसपे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ था, जैसे यहाँ पे मिरर वन है उसके रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी। इंसिडेंट रे आपको दिख रहा होगा मिरर टू के पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर वन के पैरेलल है। कब हो सकती है ये कंडीशन, कब होगी, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े एग्जाम्स में आया हुआ है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। माय फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही, अगर हम बोल सकते हैं कि लो लेवल क्वेश्चन है ये, बट हमारी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है इसलिए लो लेवल क्वेश्चन डाला गया है। देखिए इंसिडेंट रे ये रहा, इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे, 1 मिनट, सॉरी, हाँ जी, ये रही हमारे इंसिडेंट रे और ये रही हमारे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, हमें इसमें निकालना है आई और आर। दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर हमें फॉर्मूला सीधा याद हो तो हम यूज कर देंगे। प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, दिस इज 120, 180 माइनस 2i, एंगल ऑफ डेविएशन हमें दिया हुआ है दैट इज 120, और यहाँ से आपको आई जो मिलेगा 180 माइनस 120 होता है 60, 60 डिवाइड बाई 2, 30 डिग्री। और अगर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका आंसर है 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए, आपके लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है, अब आप क्वेश्चन पढ़ के ही बता देंगे कि जो हमने नोट लिखा है वो कितना यूजफुल है। दोस्तों यहाँ क्या बोला हुआ है, मिरर वन जो है, दोस्तों क्या बोला हुआ है, ये जो मिरर वन जो है वो पैरेलल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, एंड मिरर टू जो है वो पैरेलल दिख रहा है किसके, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन पे पॉसिबल है, जब M1 M2 के बीच में एंगल कितना हो, 60 डिग्री। अगर मुझे नोट याद होता तो मैं सीधा 60 डिग्री लगा देता, और अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं क्या सब चीज याद करूंगा, क्या सब चीज रटूंगा क्या, मुझे तो मैथमेटिकली बताओ। यस, तो उस बच्चे के लिए ये देखिए, और ठीक है, हमें सीखना भी चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए। आप देखिए ये रही हमारी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये नॉर्मल है, क्लियर है। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है अल्फा है। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ बोला गया है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो M1 के पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस बात है ये एंगल भी थीटा होगा। ये क्लैरिटी, अगर ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, बरोबर। अगर ये थीटा है माय डियर, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा लिख देते हैं। तो अल्फा क्या है बेटा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पर भी, यहाँ मुझे बताइए सेम अल्फा ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये अल्फा भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, बरोबर। अगर ये अल्फा है, अगर इंसिडेंट, ये जो हमारा एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है, और दोनों ही किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ बनते हैं। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, तो दिस इज इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर, ये दोनों सेम हो गए। अगर ये अल्फा है और अगर ये 90 डिग्री है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा माय डियर, तो अल्फा मतलब क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, बरोबर। तो ये जो एंगल है वो कितना है हमारा, 90 माइनस अल्फा। तो आप 90 माइनस अल्फा में
अल्फा की वैल्यू डालिए 90 माइनस थीटा, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके बचेगा क्या, थीटा। तो इसका मतलब यहाँ एंगल कितना आएगा, थीटा। तो ये जो ट्राइंगल दोस्तों आपको दिख रहा है ये भी थीटा है। सिमिलर वे में यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पहली बात तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना दिखेगा आपको, 90 माइनस अल्फा, बरोबर है। 90 माइनस अल्फा मतलब कितना हो गया, थीटा। तो आपको ट्राइंगल में ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो वी कैन से दैट 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया है, 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 60 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह से आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, बट आई प्रेफर मैथमेटिकली, तो हमें आ ही गया है बिल्कुल, ज्योमेट्री की कुछ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं है। बट अगर हमें सीधा नोट याद हो तो हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लीजिए फटाफट, और अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रोटेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है जिसपे काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे प्लेन मिरर पे एक रे जो है वो इंसिडेंट करती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो रे इंसिडेंट कर रही है वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो नॉर्मली निकलने वाली है, तो इंसिडेंट रे भी यही होगी, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगी। अगर मैंने इस प्लेन मिरर को थीटा एंगल से बेंड किया, आप देख पा रहे होंगे मैंने प्लेन मिरर को थीटा एंगल से बेंड किया है, थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो ऑब्वियस बात है जो इसका नॉर्मल है वो भी थीटा एंगल से रोटेट होगा। ये बात तो क्लैरिटी है। यहाँ पे पहले नॉर्मल कैसे था, ऐसे था, है ना, ये मिरर था। अगर मैं इसको थीटा से बेंड करूंगा तो नॉर्मल भी थीटा से बेंड हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। एवरीबडी इज गेटिंग माय पॉइंट। सपोज सपोज मान लेते हैं कि ये मिरर है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो अगर मैं इसको थीटा से बेंड कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये मान लो हमारा नॉर्मल है, तो ये अगर हमारा थीटा से बेंड हुआ है मिरर, तो ये देखिए नॉर्मल भी किससे बेंड हो रहा है, जितने एंगल से मेरा हाथ बेंड कर रहा है उतने ही एंगल से ये पेन भी बेंड कर रहा है। तो अगर मिरर थीटा से बेंड हुआ तो ये पेन भी थीटा से बेंड होगा। तो अगर ये मिरर थीटा से बेंड हो रहा है तो ये नॉर्मल भी थीटा से बेंड होगा। ये क्लियर हो गया। तो दिस इज योर न्यू नॉर्मल। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी भी इंसिडेंट रे यही है। वाह जी वाह। तो इंसिडेंट रे अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो अब जो नई रिफ्लेक्टेड रे आई है, दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे, वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा ही बनाएगी, क्योंकि वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा एंगल बना दिया है। तो माय डियर, ये जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो ओल्ड, जहां पे ओल्ड इसी यहीं पे थी हमारे, ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में आपको ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है, दिस इज 2 थीटा। तो कैन वी से डैट, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी। अगर मैंने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हुई है। क्लियर हो गया है, 2 थीटा से रोटेट हुई है। एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये देखिए, ये रहा प्लेन मिरर, मान लेते हैं ये आ रही थी हमारे इंसिडेंट में। अगर मैं इसी प्लेन में इसको रोटेट कर रहा हूं तो कोई चेंज होने वाला है क्या? आई थिंक कोई चेंज नहीं होने वाला, अभी भी यहीं गिरेगा, यहीं जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो प्लेन मिरर को आप सेम प्लेन में अगर रोटेट, ये जो इसका प्लेन है ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, तो इसी प्लेन में मैंने इसको रोटेट किया, या फिर आप ऐसे मानो पहले ऐसे इस तरह से आ रही थी, अगर इसी प्लेन में मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जो इंसिडेंट रे अभी भी हिट करके उसी डायरेक्शन में हमारी जो है रिफ्लेक्टेड रे होगी, अगर वो इंसिडेंट रे उस प्लेन मिरर के नॉर्मली, आप देखिए पहले ये थे, अब ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया, फिर भी ये जो इंसिडेंट रे हैं अभी भी इस प्लेन मिरर के तो नॉर्मली ही एक्ट कर रही है ना दोस्त। इसीलिए अगर प्लेन मिरर का रोटेशन उसके खुद के प्लेन में ही हो रहा है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम पोजीशन पे रहेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए जी माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। क्लियर है?
तो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू की जो है बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है माय डियर? फील्ड ऑफ व्यू की बात हो रही है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये रहा एक प्लेन मिरर, और यहाँ से ये जो कोई बंदा है उसका जो मैंने आई शेप दिखाया वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से वो देख रहा है ना? तो जब वो यहाँ से देख रहा है ना, तो फील्ड ऑफ व्यू को पहले समझते हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं, राइट, रिफ्लेक्टेड रेज जो है दिख रहा है आप सब लोगों को, यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो रिफ्लेक्टेड रेस के जो एक्सट्रीम रीजन है, किसके रीजन? रिफ्लेक्टेड रेस के जो एक्सट्रीम रीजन है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। मतलब जहां तक वो देख पाए। अब कोई भी सरफेस है, ऑब्जेक्ट उसको हमने रखा, वो हिट कर रहा है किस पे? प्लेन मिरर पे, और उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो वो जो एक्सट्रीम रीजन जहां तक हम उन रिफ्लेक्टेड रेज को देख पा रहे हैं, क्लियर है, उस रीजन को, उस जोन को, है ना, उन दोनों एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के बीच के जो रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम उन एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे के रीजन, जो जोन है उनके बीच में जो रीजन है, अगर हम उसके बाहर से देख रहे हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा दोस्तों, क्लियर सी बात है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन उन पे कुछ सीधे क्वेश्चन हमेशा बने हैं तो हमें वो याद रखने हैं। तो फर्स्ट जो मैं बात करता हूँ कि मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फुल हाइट इन इट्स h/2। मतलब क्या हो रहा है कि आपने कोई भी प्लेन मिरर आप लेके आए और आप चाहते हो कि मैं उसमें पूरा दिखूं, सिंपल से अपनी ही बात करते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो आपके बाथरूम में जो मिरर होता है काफी छोटी साइज का रहता है, उसमें हम कभी भी हम अपने आप को पूरा नहीं देख पाते हैं। और जो ड्रेसिंग टेबल वाला जो मिरर है उसमें हम अपने आप को कंप्लीटली देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जब भी मिरर को आप लेकर आए, वो आपकी हाइट अगर मान लीजिए h है, तो उस मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए। अगर h/2 से कम होगी तो आप अपने आप को पूरा नहीं देख पाएंगे, है ना? तो मिनिमम कितनी हाइट हो कि हम ऑब्जेक्ट को पूरा देख सके, तो वो है उस प्लेन मिरर की हाइट जो है h/2 होनी चाहिए। तो हम उस h हाइट के ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पूरा देख सकेंगे। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे कि ये बंदा हमारे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये जो है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये उसकी जो है हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी हाइट है, ये पूरा एक बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, जो आपको ए दिख रहा है, ये उसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? h है। ये उसकी आई है, बिकॉज आई से ही दिख रहा है ना। तो ये यहाँ से एक तो हेड से रिफ्लेक्ट होगी, और ये फुट से एक हमारी रे आ रही है, यहाँ पे हिट कर रही है। यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग जानबूझ के, क्योंकि हमें मिनिमम हाइट निकालनी है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट से हिट करके रिफ्लेक्ट करके उसके आई तक जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आई से, अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये देखिए, ये बी और डी पॉइंट है, बी और सी की लेंथ हमारी कितनी है? एक्स है, और सी और डी की लेंथ कितनी है? वाई है। अब देख पा रहे हैं, दिस इज द एक्स प्लस वाई, ये किसकी हाइट हो गई है? हमारे इस प्लेन मिरर की हाइट हो गई है। एज वी नो डेट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, क्लियर है? हमें यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है, आप देखिए बी ई कॉमन है, बरोबर? अगर बी ई कॉमन है, एंगल भी सेम है, इसका मतलब ए बी की हाइट और बी सी की हाइट सेम होगी। अगर बी सी की हाइट एक्स है तो ए बी की हाइट भी एक्स होगी। इन अ सिमिलर वे, यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अगेन यहाँ पर भी ये दोनों एंगल जो है वो सेम रहेंगे। तो ये दोनों सी डी जी वाला ट्राइंगल और जी डी ई वाला ट्राइंगल, ये दोनों भी सिमिलर हो गए हैं। तो सी डी की जितनी हाइट होगी उतनी ही हाइट डीई की भी होगी। तो सी डी अगर वाई है तो डीई भी कितना होगा? वाई होगा। दोस्तों आप मेरी बात समझ पाए हैं? सी डी अगर वाई है तो डीई भी कितना होगा? वाई होगा। तो अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ए ई ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट जो है वो कितना आपको मिल रही है? वो मिल रही है आपको 2x+2y। क्लियर हो रहा है? और मिरर की जो है टोटल हाइट जो है वो आपको मिल रही है x+y। तो वी कैन से दैट 2x+y यहाँ आ गया है। तो अगर ये हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो मिरर की हाइट कितनी होगी? h/2। आई होप सबको क्लैरिटी आ गई है।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है, एच हाइट के ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है, तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। आई होप आगे बढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आ गया है। मेरे हिसाब से आप इसको सीधा लर्न करें। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अब दोस्तों क्या हो रहा है, अब वो पर्सन जो है खुद को नहीं देख रहा है ना, अब वो पर्सन उसके पीछे की वॉल को पूरा देखना चाहता है। तो उस केस में मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितनी होगी? तो वो मिलेगी हमें h/3। कितनी मिलेगी? h/3। अगर उस वॉल की हाइट h है, तो उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? उस वॉल की हाइट की 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। तो माय डियर, अगर ये हाइट यहां से यहां तक h है, तो इस मिरर की हाइट कितनी होगी? h/3। डिराइव कैसे करेंगे? ना सिमिलर वे जैसे हमने पहला वाला पॉइंट डिराइव किया था। क्लियर है? तो अगर h हाइट की वॉल है, तो मिरर शुड बी 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? एक और सिंपल पॉइंट हमने सीधा लर्न कर लिया है। चलिए, तो बढ़ते हैं इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने रखा है। देखिए क्या है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। क्या दिया हुआ है? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एस which is placed at the distance L in front of the mirror of the width B, hangs vertically on the wall. Man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at the distance 2L. From it as shown below, find the greatest distance over which he can see the image of light source in the mirror. It means that कि ये जो पर्सन है वो कितनी डिस्टेंस तक जाए कि इस सोर्स को इस मिरर में देख सके। वैसे तो सिंपल फंडा रखते हैं कि वो जो अगर वॉल की हाइट वाला सीन अगर आपको थोड़ा अगर को रिलेट कर पाओ, तो सीधा बोल दूंगे कि अगर ये डी है, तो मेन की डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3D होगी, तो वो इस सोर्स को कंप्लीटली देख पाएगा। चलिए, हटाइए, हम इसको न्यूमेरिकली करेंगे यार। अगर आपको समझना है तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट पे हिट करना पड़ेगा हमें। वो मैक्स टू मैक्स कितनी हाइट तक जाएगा वो निकालना है। और ये रहा, देखो यहाँ तक जा रहा है। इधर से भी हिट कराइए। और 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे हिट कर रहा है, और ये हिट करके इधर की तरफ जा रहा है। और ये जो मेन का पाथ है, उसको भी अब हम यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, तो ये दिख रही है आपको ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। आई होप सबको क्लियर है। दिस इज द नॉर्मल। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? दिस इज द नॉर्मल। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड वी नो दैट कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। अगर ये थीटा है माय डियर, तो ये भी थीटा होगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग। ये कितना हो गया यहां से यहां तक? d/2। ये कितना हो गया यहां से यहां तक? d/2। सोर्स मिड पे रखा हुआ है माय डियर। इस लाइन को थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाओ। क्लियर है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये थीटा है, ये भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है? अब आपको एक चीज और नोटिस हो गई होगी, ये एल लेंथ है, ये 2L है। आई थिंक मुझे यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेमिंग कर देते हैं, A B C, और ये हो गया D और E। वी कैन से दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, बरोबर? क्योंकि आई थिंक एंगल सेम है, एंगल कॉमन है। उसके बाद अगर इसका लेंथ L है, तो इसका लेंथ कितना आ रहा है? 2L है। एक साइड जो है यहाँ पे ये देखो, तो DE और BC भी क्या होंगे? अगर AC अपॉन AE का रेशियो जो है आपको दिख रहा होगा, जो AC अपॉन AE का रेशियो है, वही रेशियो, सेम रेशियो हमें किसका मिलने वाला है? BC अपॉन DE का मिलेगा। AC L है, तो AE 2L है। क्लियर हो गया है? तो उसी तरह से एक और यहां तक क्लियर हो गया कि जो DE है वो ट्वाइस ऑफ BC है। एंड माय फ्रेंड, ये वाला ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये दोनों तो इक्वली है यार, है ना? ये लेंथ कॉमन है,
एंगल सेम है। तो अगर ये DE है तो ये भी कितना होगा, ये D/2 होगा। अगर ये D/2 है तो दिस वन इज ऑल्सो D/2। तो अगर ये D/2 हुआ तो ये इसका डबल कितना हो गया, D। इन अ सिमिलर वे इधर भी ये कितना हो जाएगा, D। और बीच वाला तो ऑलरेडी यहां से ध्यान से देखना है, ये कितना हो जाएगा, D। और बीच वाला जो है मिरर जो है उसका डिस्टेंस जो है अगर वो तो D ही है, तो D+D+D कितना हो गया टोटल 3D। तो वो जो डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है टू सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर, दैट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस द 3D। क्लियर हो रहा है। अगर वो उस मिरर का डिस्टेंस, मिरर का हाइट, मिरर का जो लेंथ है अगर वो कितना है, D है, तो वो मेन 3D डिस्टेंस तक जाता है, तो वो उस सोर्स की इमेज को जो है उस मिरर में देख पाएगा। आई होप सबको ये क्लियर होगा। क्लियर है एवरीबॉडी। चलिए जी, तो इस ब्यूटीफुल से क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट अभी हम कुछ केसेस देखते हैं दोस्तों, क्या है नाउ। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर। यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये रहा हमारा मिरर, क्या है ये हमारा मिरर है। क्लियर है। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे फ्रॉम दी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया है उसको, A डिस्टेंस पे। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी एक और चीज दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्टेंस A टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर। मतलब अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है D डिस्टेंस पे, तो उसकी इमेज भी जो है मिरर की तरफ ही आती हुई दिखाई देगी। आप नोटिस करना कभी भी, आप आपके घर पे जो प्लेन मिरर है, आपके घर पे जो मिरर है, अगर आप मिरर की तरफ जाते हो तो आपकी इमेज भी ऐसा लगता है कि मिरर की तरफ ही आ रही है। जितनी डिस्टेंस तक आप मिरर की तरफ जाओगे, अगर आपने सपोज मिरर की तरफ D डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इमेज भी D डिस्टेंस जो है टुवर्ड्स द मिरर ही होगी। अगर आप D डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर जाते हैं, तो इमेज भी D डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा पॉइंट है, ये याद रखना है। अगर D डिस्टेंस टुवर्ड्स दी मिरर जाएंगे, तो इमेज भी D डिस्टेंस टुवर्ड्स दी मिरर आएगी। D डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर जाएंगे, तो इमेज भी D डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर आएगी। समझ में आ रहा है। तो ये एक जादू जो है हम मिरर के साथ खेल सकते हैं। देखिए, हम मिरर की तरफ जा रहे हैं, इमेज मिरर की तरफ आ रही है, हम मिरर से दूर जा रहे हैं, इमेज मिरर से दूर जा रही है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ 1 सेकेंड। ओके गाइस, बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी की। क्या हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी की। इस पर्टिकुलर केस में टोटल जो है मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। जितनी स्पीड से इमेज जो है मिरर की तरफ जाती है, उतनी ही स्पीड से, माय डियर ध्यान देना, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है, उतनी ही स्पीड से इमेज भी जो है वो मिरर की तरफ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ जाता है, उतनी ही स्पीड से इमेज भी मिरर की तरफ जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना। अगर सपोज ध्यान से समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों। सपोज ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जाएगी। क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ एक और ध्यान देना है, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक सम एंगल फ्रॉम द मिरर ऑन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये रही हमारे ऑब्जेक्ट स्पीड, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो सेम एंगल देखो, आप देख पा रहे होंगे कि इमेज भी बना रही है मिरर से। जितना एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है मिरर के साथ, सेम एंगल इमेज भी बना रही है। बड़ा ही अच्छा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए,
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मिरर्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब आप देखिए यहाँ पे तो एक चीज था, अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, परपेंडिकुलर टू द मिरर क्या हो रहा है देखिए, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर वाला क्या है, अगर ये पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो इमेज कौन सी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिव एक्स में। बट ये जो अलोंग वाले केस है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर ही जाएगी। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मिरर्स आर ऑलवेज इक्वल। ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव वाई में जा रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम। लेकिन परपेंडिकुलर टू द मिरर में क्या हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव एक्स टूवर्ड्स द मिरर में जाएगी, नो डाउट है ना, तो वो भी इमेज भी टूवर्ड्स द मिरर आएगी। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये पॉजिटिव एक्स में है, तो ये किस में है, नेगेटिव एक्स में है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। क्लियर हो गया है? आई होप ये चारों पॉइंट ने आपको इमेज और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया है। माय फ्रेंड, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस केस में ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रहा है तो ये इमेज भी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगी। ये अभी हमने पीछे देखा था। डायरेक्शन देखो, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, इमेज की डायरेक्शन मैंने नेगेटिव एक्स बनाया है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा है, देखो कि जो कंपोनेंट पैरेलल टू प्लेन मिरर होते हैं वो इक्वल रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहने वाली है। वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं इसलिए। बाकी सिंपल फंडा है, टूवर्ड्स है तो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स है तो इमेज भी टूवर्ड्स द मिरर ही होगी। ये तो क्लैरिटी आ गई है। तो अगर हमें इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर चाहिए तो दोस्तों ये आएगी -5। -5 वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो दिस इज -5 आई कैप। और वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो रहने वाली है वो कितनी रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वो होगी +5 आई कैप। यहां तक क्लैरिटी आ गई है। अरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट रहने वाला है वी आई। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पंगा, माइनस वी ओ। वी आई कितना है माय डियर, -5 आई कैप है। दिस इज माइनस ऑफ +5 आई कैप, दिस बिकम -10 आई कैप। तो ये कितना जा रहा है, अगर हम इसको लिखे तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, इन लेफ्ट। क्लैरिटी आ चुकी है, एवरीबडी इज गेटिंग माय पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है तो इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी होगी, 5 लेफ्ट साइड की तरफ। और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगी 10 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट साइड की तरफ। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? आई होप सबको समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों फटाफट रफ्तार में। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे निकाल सकते हैं माय डियर, एक सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला है, दैट इज 360/थीटा से। और याद रहे, अगर यहाँ डिग्री में लिख रहे हैं तो ये थीटा भी किस में रख देना दोस्तों, डिग्री में ही रख देना, हीरो बन के रेडियन में मत रख देना। क्लियर है? ये थीटा भी किस में रख देना, डिग्री में रख देना। यहां से हमें मिलेगा n। बट अभी एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो हम दो एंगल्स के बीच में एंगल है थीटा, और अगर हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है तो हमें एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, दैट इज 360/थीटा। और जहां पे हमें थीटा को रखना है किसमें, रेडियन में। सॉरी, थीटा को रखना है किसमें, डिग्री में। क्लियर हो गया है, किसमें रखना है दोस्तों, डिग्री में। चलिए बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला दिख गया होगा दोस्तों, है ना। और यहाँ पर मैंने एन का मतलब, स्मॉल एन का मतलब पीछे वाली स्लाइड में बताया था। स्मॉल एन का मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है। जब हमें ये जो एन मिलता है, अगर ये इवन इंटीजर है, लाइक अगर ये थीटा कितना होता 60 डिग्री, तो आपको कितना मिलता, 360/60 आप करते, दिस बिकम व्हाट, 6। एंड दिस 6 इज व्हाट, इवन नंबर। तो इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस 6 नहीं होती माय डियर, नंबर ऑफ इमेजेस होगी n-1। तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलती है, 6 - 1 5 आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलती है। अगर यही n जो है ऑड होता, ऑड नंबर होता, तो उस केस में
आपको दो केसेस ध्यान रखने हैं। ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये दोनों हमारे मिरर से, इनके बीच में ये एंगल है थीटा हमारा, और ये जो एन हमें मिला अभी ऑड नंबर मिला है, लाइक 7 मिला है, 6 मिला है, कुछ ऑड नंबर मिला है। तो उस केस में पहले तो आप एक लाइन बनाइए जो एंगल बाइसेक्टर हो, दिस इज द बाइसेक्टर लाइन। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, माय डियर ध्यान देना, अगर ये ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पे रख देता हूं मैं, तो हमें ये जो नंबर ऑफ इमेजेस, एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस क्या मिलेगी, n-1। कितनी मिलेगी, n-1, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट को रख देता हूं। अगर मैं उसको एंगल बाइसेक्टर पे ना रख के किसी और पॉइंट पे रखता हूं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेगी, n के इक्वल ही रहेगी। क्लियर हो गया है ध्यान से। अगर 360 बाय थीटा करेंगे, एन जो कैपिटल एन जो मिलने वाला है, अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस होने वाली है n-1। 360 बाय थीटा गया, अगर जो नंबर मिला एन मिला है, अगर वो ऑड नंबर है तो दो केस है। अगर ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे रखा तो वो n-1 होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस। अगर वो एंगल बाइसेक्टर के अलावा किसी और पॉइंट पे रखा तो कितना होगा, कैपिटल एन के इक्वल ही होगा। क्लियर है। एंड एक और लास्ट पॉइंट, 360 बाय थीटा जब हम करते हैं, ये जो कैपिटल एन बनता है, मान लीजिए ये एक कंप्लीट नंबर नहीं मिला, इस तरह से कुछ मिला 4.67, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ और सिर्फ ये जो लोअर बाउंड्री ऑफ इंटीग्रल पार्ट है, लाइक इसकी लोअर बाउंड्री कितना है, 4.67 में लोअर बाउंड्री कितना हो गया, सिंपल 4। तो 4 इज द नंबर ऑफ इमेजेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सिर्फ आपको ये जो है इंटीजर वाला पार्ट ही लेना है। क्लियर है। इस नंबर में जो लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री कितना होगा, देखो यार हायर तो हो सकता था, 4.67 को मैं 5 लिख सकता था, लेकिन 5 नहीं है, लोअर बाउंड्री लेना है। लोअर बाउंड्री और इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या लेना है, 4 लेना है। अगर आपका मान लो 360 बाय थीटा आता है 7.99, तो भी आंसर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 7 बनेगी दोस्तों। क्लियर है। 8 नहीं लिखना है, लोअर बाउंड्री ऑफ इंटीग्रल पार्ट लेना है। 7.1 बना तो भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 7 बनेगी। आई होप सबको क्लियर हो गया है। तो ये चारों रूल हमें दिमाग में बैठा देने हैं। दो मिरर्स के बीच में हमें अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है तो हम इसकी तरह निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए जी, अब इस पे एक क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या आता है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, बड़े रफ्तार में हम इसको सॉल्व करेंगे। 60 डिग्री है, हटा, पहले कैपिटल एन निकाल, 360 बाय 60 कर, कितना आया 6। अरे ये तो इवन छे, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, कैपिटल n-1, 6 - 1 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी इसमें, 5 बनेगी। वाह जी वाह। दूसरा एन, अब एन निकालना है, 360 बाय, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है अभी, 72। डिवाइड बाय 72 करो पहले तो। देखिए 72 से डिवाइड करते हैं तो कितना आने वाला है, फटाफट रफ्तार में बताएंगे, 5। क्लियर। 72 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 5। अब मुझे बताइए इवन छे या ऑड छे, है ना, इवन छे या ऑड छे, तो ऑड छे यार। अब ऑड आने के बाद हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है, टक टक, कि भैया ये एंगल बाइसेक्टर पे है या कहाँ है, तो बोला है ऑब्जेक्ट इज द 40 डिग्री। अब ये तो 72 का एंगल बाइसेक्टर तो 36 होता है, तो ये 40 पे है, तो मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस एन के इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस हो गई भैया 5। तीसरा वाला, ये तो 36 पे है, एंगल बाइसेक्टर पे है दोस्त, तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी n-1, 5 - 1 4। क्या बोलती है पब्लिक। अब चौथा वाला देखिए, इसमें देखिए n इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 80 करो, कितना आने वाला है यार, मुझे लग रहा है 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे। तो इसमें 4.5 आ रहा है ना, तो इंटीग्रल पार्ट ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है, लोअर इंटीग्रल पार्ट क्या है, 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, n इक्वल टू हो जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आई होप सबको ये क्वेश्चन आ गया है। जल्दी जल्दी अगर समझ में आ गया है तो लाइक ठोक दीजिए फटाफट। क्लियर है एवरीबॉडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट हमने प्लेन मिरर के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो प्लेन मिरर दिखाई दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को हमने इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में रखा है। और माय डियर, ये दोनों ही प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है।
जब ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोस्त कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? तो पहला तो मुझे बताइए कि एंगल कितना है, 0 है, तो कैपिटल एन कितना होगा, 360/0, दैट एन इक्वल टू इंफिनिटी। माय डियर, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनने वाली है? इंफिनिटी। तो दो प्लेन मिरर के बीच में कभी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इंफिनिटी इमेजेस मिलने वाली है, वाजिब। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या बोला हुआ है? सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ इमेज। मतलब मिरर वन, ये आपका मिरर वन है और मिरर टू है। इस मिरर वन से जो फिफ्थ इमेज बन रही है और मिरर टू से जो फिफ्थ इमेज बन रही है, उन दोनों इमेजेस के बीच में सेपरेशन कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, वो हमें याद रखना है। दिस इज योर मिरर वन, दिस इज योर मिरर टू। क्लियर है बेटा? यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। इस ऑब्जेक्ट की मिरर वन से जो डिस्टेंस है वो कितना है? P है। इस ऑब्जेक्ट की मिरर टू से डिस्टेंस है वो कितना है? Q है। एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जेक्ट की मिरर वन से डिस्टेंस कितना है? P है। ऑब्जेक्ट की मिरर टू से डिस्टेंस कितना है? Q है। क्लियर? अब इसकी जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, हाँ है ना? तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस P है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज वन की डिस्टेंस कितनी होगी? 2P। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर ऑब्जेक्ट से ये रही इमेज वन, इमेज टू की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी होगी? 4P। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे कितने पे होगी? Q पे। यहाँ पे कितने पे होगी? 2Q पे। ये हुआ हमारा, सॉरी, ये हो गया यहाँ पे 2P। एंड देन उसके बाद में ये हुआ 4Q। ये ऑब्जेक्ट से मिरर वन की डिस्टेंस Q है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज वन की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ पे 2Q। एंड देन इमेज टू की 4Q एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे उसके डेरिवेशन के झोल में फंसना नहीं है, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। mth इमेज ऑफ मिरर वन और nth इमेज ऑफ मिरर टू, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? IM/IN। क्लियर हो गया है? ये क्या हो गया है? डिस्टेंस बिटवीन mth इमेज फ्रॉम मिरर वन एंड nth इमेज ऑफ मिरर टू। तो उसका सीधा साधा फॉर्मूला है, दैट इज 2m, यहाँ पे डिस्टेंस कितना था इधर से? P, प्लस 2NQ। क्लियर है एवरीबॉडी? ये फॉर्मूला हमारे को दिमाग में बैठा देना है, सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में बैठा देना है। अब क्वेश्चन में आओ बेटा, क्वेश्चन में आओ। अब ये डिस्टेंस इधर कितना है? 2 है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी Q हो गई है। ये डिस्टेंस इधर कितना हो गया? अगर 6 - 2 करो कितना आएगा? 4। तो P कितना है आपका? 4 है। हमें निकालना क्या है? हमें इमेज 5 फ्रॉम द मिरर वन एंड इमेज 5 फ्रॉम द मिरर टू, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दैट बिकम कितना होगा? 2 × m कितना है आपका? 5 है। फिर ये P कितना है? 4, प्लस 2 × n कितना है? यहाँ पे भी 5 है। फिफ्थ इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। और ये Q कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2। तो माय डियर, ये कितना आ रहा है देखिए? 10, 40, 40 और इधर आ जाएगा हमारा 20, दिस बिकम 60। तो 60 मीटर डिस्टेंस रहेगी फिफ्थ इमेजेस के बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच का सेपरेशन कितना रहेगा? 60 मीटर। आई होप ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस बनाने में। सीधा फॉर्मूला लर्न करना है ताकि हम सेपरेशन बिटवीन दी इमेजेस निकाल सके फॉर दी पैरेलल प्लेन मिरर्स। हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लिया है। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा प्लेन मिरर के ऊपर, जिसमें हम जेई और नीट के पीवाईक्यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है? ये वीडियो आपके लिए कॉन्सेप्चुअली आपके लिए हेल्प करने वाला है, तो दोस्तों इससे नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज करें। मिलते हैं हमारा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स को जो है टच करने वाले हैं।
पहले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दूसरे वीडियो में हम उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो है प्लेन मिरर्स के पीवाईक्यू। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना उसको आप शेयर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।